हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही टॉपिक। और आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट की कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी और वनडे एग्जाम की कर रहे हो, यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल हमेशा देखने को मिलेंगे। तो इसको सीरियसली कीजिएगा, बिल्कुल भी इसको ऐसा मत समझना कि ये ऐसी ये टुच्चू सा लेक्चर है। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर मेरे को दर्शाना हो तो कौन कौन पॉइंट्स है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, मतलब कैसे दर्शाऊं मैं इनको, तो वो हम सबसे पहले तो देख लेते हैं। आप देखिए कि अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में आपको ये पॉइंट दिख रहा है कुंडलवन, जिसको आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। वहीं पे आप देखिए कि राइट में बिल्कुल आप जाते हैं तो मेरठ एक जगह है ना, तो मेरठ के अंदर, और फिर सबसे नीचे बॉटम में चले जाएंगे तो दैमाबाद एक सिटी दिख रही है। ये जो है मोस्ट पॉपुलेटेड साइट भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पेपर में आए तो मोस्ट पॉपुलेटेड साइट दैमाबाद को ही बोलना है। फिर अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट में पूरे का पूरा आपको दिखेगा ये बलूचिस्तान वाला एरिया। तो कुल मिला के अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से दर्शाता हूँ और इसको यहाँ पे मिलाता हूँ मैं, तो कुल मिला के इसको अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ तो ये एक सर्कुलर वे से ये पूरा का पूरा जो बनता है, ये सारे का सारा आपका क्या बनता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी के बारे में हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखूँ तो ये देखिए कि इसके अंदर हम कौन कौन सी मेन टॉपिक्स हैं जो पढ़ने वाले, जैसे मोहनजोदारो के बारे में, कोट तीजी के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में, बनावली के बारे में, राखीगढ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, अभी तो सबसे बड़ी साइट ही ये बन गई है ना, तो इसके बारे में देखेंगे, सुक्त केंद्र के बारे में देखेंगे, तो धौलावीरा हो गया, सुरका टोडा हो गया, चानूदार हो गया, इन सब के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। और ध्यान दीजिएगा कि किस नदी के किनारे पे ये सारे का सारा बसा हुआ है। ये इंडस नदी दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी। आगे तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, रावी, चेनाब, चेनाब, झेलम, सतलुज, ये सब तो इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब है इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली साइट हमारी देखते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा को मैं मैप में ही देख लेते हैं, है ना, इस तरफ इस वाले मैप में था कि किस तरफ था वो, नहीं तो दूसरे, ये रहा, ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, ये हड़प्पा है। तो कहने का मतलब है कि इस तरफ भारत है और ये हड़प्पा जो है ये मोटा मोटा अगर आप ध्यान से दें तो पाकिस्तान के एरिया में, ये देखो ये इंडस है, इंडस के जस्ट पास में है, तो इसका मतलब है कि मोटा मोटा ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ रहा है। तो वहाँ से एक हमें आइडिया लग जाता है इसका कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो कहाँ से हैं, ये हैं मोंटगोमेरी से। और ये जगह कहाँ पे है अगर आप ध्यान देंगे तो ये जगह है अपना पंजाब के अंदर। और ये गलती से भी मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि गलती से भी ये वो पंजाब मत समझ लेना, ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान वाला पंजाब है ना, ये उस पार के लोग हैं। एक सेकेंड रुकिए यार, मेरा थोड़ा सा माइक का सेटिंग कर लूँ मैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर कि दूसरा पॉइंट इसमें क्या पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बोलेंगे रावी नदी के किनारे पे ये बसा हुआ है। फिर उसके बाद डिस्कवर्ड ईयर की किस साल में इसको खोजा गया, तो 1921 में इसको पहली बार खोजा गया। और ये जो है ये सबसे पहली साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको कि सबसे पहले खोजा गया था। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी अलग है और सबसे पहले जो खोजने वाली वो अलग है, तो दोनों में कंफ्यूजन मत पैदा करना। हड़प्पा जो है इसका नाम इसीलिए पड़ गया, पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा काल भी बोल देते हैं, क्योंकि सबसे पहली साइट हड़प्पा खोजी गई थी, इस वजह से, ना कि इस वजह से कि हड़प्पा जो है सबसे बड़ी साइट है तो इस वजह से ऐसा हो रहा था। ठीक है जी। इसके बाद देखो, डिस्कवरी वाला बंदा अलग हो सकता है कि जिसने इसको ढूंढा हो, और जो एक्सकावेट कर रहा है यानी कि खोद रहा है वो अलग हो सकता है। जैसे ऐसा बोला जाता है एक्चुअली में उस टाइम पे कि ये मिथ्स है या जो भी है, कि कुछ मजदूर थे वो वहाँ पे खुदाई कर रहे थे, तो उन्होंने खुदाई करते करते देखा रेल लाइन की खुदाई कर रहे थे, तो नीचे से एक ईंट मिली, है ना, एक ईंट मिली, तो उन्होंने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, तो दोबारा खुदाई की तो और 2 मिली, 3 मिली। उसके बाद जब खोदना शुरू किया तो वहाँ तो नीचे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ था, तो बोलते कि हम कैसे खोदे भैया, यहाँ तो खोद ही नहीं सकते, खुदाई नहीं हो सकती है। तो वहाँ से फिर लोगों को अंदाज़ा लगा कि अच्छा हो सकता है कि ये नीचे कोई शहर बस रखा है, तो वहाँ फिर इनकी नज़र में ये सब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की नज़र में ये सब चीज़ें आई। तो ऐसा जो है एक कहानी इसके बारे में बहुत फेमस है जो मैंने बता दी। और जो एक्सकावेटर है इसके DR साहनी, दयाराम साहनी है। इसके अलावा फाइंडिंग्स की बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है। एक तो अनाज के भंडार मिले जिसको ग्रेनरीज बोलते हैं, कॉफिन बरियल मिले हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ यही एक टाउन हड़प्पा का है जहाँ पे हमें ताबूत के अंदर इंसान को दफनाया हुआ मिलता है, नहीं तो यूजुअली ऐसे ही इंसान को दफना दिया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर कई जगह पे जो उसकी हड्डियां या राख बचती है उसको दफना रखा होता है, ऐसा हमें देखने को चीज़ें मिलती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे
सैंडस्टोन के स्टैचू बने हुए जो कि आदमी की तरह एकदम दिखाई देते हैं पर सैंडस्टोन के बने हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये वही मैंने बता रखा है कि बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ एक तरह से आदमी की शेप की बनी हुई हैं। और बैलगाड़ियाँ मिली हैं, बुलोक कार्ट जिसको बोल देते हैं। इसके अलावा अगर गोल्ड का व्यापार बोलेंगे तो हड़प्पा वाले गोल्ड का व्यापार कहाँ से कर रहे थे? ये कर रहे थे गोल्ड का व्यापार कर्नाटका के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो मैं सीमेंट्री की बातें कर रहा हूँ, सीमेंट्री मतलब कि ये जो कॉफिन बरियल्स की बात कर रहा हूँ कि ये ताबूत में गाड़ रखे थे इंसान, ये जो है इनका ताबूतों का नंबर दिया जाता है। देखिए जैसे किसी का एच दे दिया, किसी का आर दे दिया, ये लोग अपनी एक वो रखते हैं, टर्मिनोलॉजी रखते हैं कि भैया इसको इस तरीके से नंबर देना, इसको इस तरीके से। तो इनके नंबर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सीमेंट्री एच और सीमेंट्री R37 ये दोनों जो है यहाँ से हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक डांसिंग नटराज की मूर्ति जो है स्टोन की बनी हुई, वो हमें देखने को मिलती है। देखो जो ब्रॉन्ज वाली हैं चीज़ें वो हमें अब आगे चल के मोहनजोदारो में ज़्यादा देखने को मिल रही होंगी, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें स्टोन वाली चीज़ें देखने को मिल रही है, ये ध्यान रखना है। नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति, ठीक है। इसके अलावा कॉफिन बरियल का केवल और केवल सिंगल प्लेस यही है, मैंने पहले ही बता दिया ये तो चीज़ आप लोग को। चलो आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदारो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल डायरेक्ट हमेशा पूछे जाते हैं मोहनजोदारो से। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये ग्रेट बाथ दिखाई दे रहा है। ये अभी मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली होता क्या। ये तो पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं सिटाडल है। सिटाडल मतलब कि फोर्टिफिकेशन कर रखी है इस पूरे की, लेकिन बीचों बीच इसके एक ग्रेट बाथ है, सबसे बड़ा नहाने का एक स्नानागार बोल सकते हैं जिसको ये जगह मिली है। पर ऐसा नहीं था कि यहाँ पे हर कोई चड्डी उठा के गया और नहा लिया, ना 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 ये एक रिलीजियस सेरेमनी के लिए हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा लोग यही बोल रहे हैं, सबूत यही मिलते हैं, क्योंकि इसको जैसे मान लीजिए कि ओकेजनली सपोज कीजिए कि जैसे अमावस वगैरह हो रही है ना, या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि चलो मैं गंगा में डुबकी लगा के आऊँ, ये करके आऊँ, वो करके आऊँ। तो समथिंग लाइक दैट इनका हो सकता है ना। तो चलो लोकेशन की बात करते हैं, तो ये भी उस पार से है। उस पार से कौन है? सिंध। सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में अब आता है। पहले सिंध अलग प्रोविंस हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम में पंजाब अलग प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन बाद में जब डिवीजन हुई है तो सिंध जो है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया और आधा पंजाब भी पाकिस्तान की तरफ चला गया है। अब देखिए रिवर जो यहाँ पे बहती है सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर होगी। हिंदी में भी मैंने ये बना दिया है, हिंदी वाले परेशान मत होना, ये देख लिए हिंदी में भी है। तो आप अगर पहले रीड करना चाहते हैं हिंदी वाले पॉज करके वीडियो को रीड कर पाएंगे, ठीक है। अब फटाफट से मैं इधर आता हूँ। डिस्कवरी का ईयर 1922 है, और अगर एक्सकावेशन की बात करें तो एक्सकावेशन जो स्टार्ट हुई है वो 1925 में हुई है। डिस्कवरी का ईयर भी पूछ लिया जाता है, या कई बार उसकी खुदाई का ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो खुदाई का पूछेगा तो 1925, और डिस्कवरी का यानी कि ढूंढा कब था 1922 में। फिर एक्सकावेटर कौन है इसके? तो एक्सकावेटर जो है रखाल दास बनर्जी हैं, RD बनर्जी। और ये जो है मोस्ट फैसिलिटेटेड साइट है, इसीलिए देखिए फैसिलिटेटेड साइट का मतलब यहाँ पे यही है कि ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न जगह मानी जाएगी। मैंने पहले भी बताया आपको कि मुंबई से कंपेयर कर लेना, ठीक है भाई। तो अगर आप सबसे मॉडर्न साइट की बात करते हैं तो वो यही आपको देखने को मिलती है। एक्सक्यूज मी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे मिला क्या क्या है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सारा रट लो क्योंकि ये कोई भी चीज़ पूछ लेता है। जैसे फाइंडिंग में सबसे पहले तो ग्रेट बाथ मिली है, ये ग्रेट बाथ दिख रही है, ये कहाँ पे होती थी? ये होती थी आपकी सीटाडल के अंदर, ठीक है, सीटाडल में थी, और रिलीजियस सेरेमनीज के लिए इस्तेमाल हो रही थी, स्पेशल रिचुअल बात के लिए, ठीक है भाई, वो मैं बता ही चुका हूँ। और इसके बाद ग्रेट ग्रेनरी मिली है। ग्रेट ग्रेनरी मतलब कि बहुत बड़ा अनाज का भंडार मिला है, वो भी सीटाडल के अंदर ही मिला है, मोहनजोदारो में जो किला है एक तरह से आप कह लीजिए उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली है, अभी इनके बारे में मैं दिखाऊंगा आपको, या कोमल लगा लेना। फिर बियर्डेड प्रीस्ट या दाढ़ी वाला आदमी मिला है, दिखा दूंगा, अभी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। फिर टेराकोटा के यानी कि मिट्टी के टॉयज मिले हैं यहाँ पे। फिर बुल की सील मिली है, कई जगह पे बुल की सील को कोई और ही जगह बता रखा होता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी से रेफर किया, वहाँ पे बुल की सील जो है मोहनजोदारो में लिखी हुई है, तो हम उसी को रेफरेंस मानेंगे। फिर पशुपति की सील जो है ये मिली है, इसके बारे में भी अभी मैं डिटेल में बताऊँगा। फिर हिडन ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे देखने को मिले हैं। फिर जो वुवन क्लॉथ होते हैं, बुनाई का कपड़ा, आपने देखा होगा आपकी दादी नानी स्वेटर बुनते होंगे उस टाइम पे, है ना, तो वैसा ही एक बुनाई वाला कपड़ा यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब कि इनको पता था कि बुनाई क्या होती है ना, वीविंग आती थी इनको। इसके अलावा गोल्ड कॉपर के कॉइन्स मिले हैं यहाँ पे, मेजरमेंट के स्केल्स भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जो है कहाँ से निकली है? मोहनजोदारो से निकली है, जिसको बिगेस्ट सिटी बोलते हैं। देखो एक्चुअली में दो इसके पीछे कारण है कि इसको लार्जेस्ट सिटी क्या बोलना सही है या नहीं है। तो ये
इसको स्टार मार्क कर लो सबसे पहले तो, क्योंकि आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एग्जाम्स में तो ऐसा कर रहे हैं कि जो लार्जेस्ट सिटी है वो मोहनजोदारो को लिख रहे हैं, लेकिन कहीं पे क्या हो रहा है कि लार्जेस्ट साइट पूछ रहा है तो वहाँ पे वो राखीगढ़ी को लिख रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या होगा, जहाँ तक मेरे को इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझ आई है, मैंने पूरा रीड करके देख लिया, सब चीज़ें देख लिया। पहले क्या था, जब तक राखीगढ़ी की खोज नहीं हुई या राखीगढ़ी के बारे में हमें नहीं पता लगा होगा, उस टाइम पे मोहनजोदारो का जो प्रोमिनेंस था वो कहीं ज़्यादा था, वो बड़ी साइट मानी जाती थी। लेकिन अभी जब राखीगढ़ी के अंदर हम देखते हैं तो गांव के गांव नीचे से निकल रहे हैं और बहुत बड़ी साइट है राखीगढ़ी, ठीक है। तो अगर साइट के बारे में या स्थल के बारे में बोल दिया जाए तो फिर आप राखीगढ़ी ही मार्क करेंगे। और अगर ऑप्शन में देखिए कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मोहनजोदारो और राखीगढ़ी एक ही ऑप्शन में देगा, बाई चांस दे दिया तो आप राखीगढ़ी को ही उत्तर मार्क करके आइए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, राखीगढ़ी आज की डेट में भी हरियाणा के अंदर विलेज ही है, गांव ही है, और उस टाइम पे भी वो गांव ही रहा होगा, क्योंकि ये जो है ना संपन्नता, ये जो संपन्नता कैसे पता लगती है, मैंने वो कुएं बताए थे ना कि हर घर के अंदर एक कुआं है, तो वैसी चीज़ें कोई वहाँ राखीगढ़ी में आपको देखने को नहीं मिल रही है। जैसे एक कॉमन वेल हो गया है ना कई लोगों का, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि उस टाइम का शहर है वो, तो गांव टाइप हो गया एक तरह से, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर आपको मॉडर्न सिटी बोल दिया जाए सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी मॉडर्न सिटी जो है उस टाइम की कौन सी थी, मोहनजोदारो थी, या फिर सिटी भी बोल दिया जाता है कई बार। तो ये आपको ध्यान रखना है, लार्जेस्ट सिटी या लार्जेस्ट मॉडर्न सिटी दोनों ही आप मोहनजोदारो को मार्क करेंगे। अगर आज की डेट में भी आप मान लीजिए कि आप कंपैरिजन करने लग जाए यूपी और बिहार का मुंबई से, तो क्या ये सेंसिबल डिसीजन है? मॉडर्नाइजेशन में या सिटी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो आप किसको ज़्यादा बड़ा सिटी मानेंगे? क्या यूपी को एक बड़ा सिटी मान लिया जाएगा या फिर मुंबई को एक बड़ा सिटी मान लिया जाएगा? बताओ मेरे को आप। तो वैसा ही केस कुछ यहाँ भी है। यूपी कितना भी बड़ा हो सकता है ना, राजस्थान कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मॉडर्नाइजेशन के टाइप के हिसाब से राजस्थान ज़्यादा बड़ा हो गया एज़ कम्पेयर टू मुंबई, ये नहीं हो सकता ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है, ठीक है। तो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से जब बड़ी सिटी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे वो कौन सी है, वो है मोहनजोदारो। लेकिन वैसे ही लार्जेस्ट साइट के हिसाब से, सिटी नहीं बोल रहा मैं, लार्जेस्ट साइट या बिगेस्ट साइट के हिसाब से बात करेंगे तो राखीगढ़ी आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये इतना ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होता था, यहाँ पे देखिए कि ये बहुत छोटे छोटे कमरे भी आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे जाना है तो हो सकता है कि ये इसीलिए बना रखे हो कि यहाँ पे जाए इंसान, पहले खुद फ्रेश हो जाए अच्छे से, खुद को पहले अंदर से धो ले, है ना। ये नहीं ना कि पसीने आ रखे हैं, कुछ भी है यार डुबकी लगा दूँ मैं तो दूसरों को भी बैक्टीरिया जा रहा है, उस टाइम पे क्लोरीन थोड़ी डालेंगे पानी में। तो यहाँ पे खुद को पहले क्लीन करें और उसके बाद यहाँ रिलीजियस सेरेमनी के लिए आए, ठीक है भाई। आगे ये हिंदी में है पूरे का पूरा, तो हिंदी वाले बालक यहाँ से देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो कि जो जो यहाँ पे चीज़ें निकली है, मैंने एक एक चीज़ की पिक्चर भी लगाई है ताकि अब आपको इससे भूलेगा नहीं, और मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। जैसे कि देखो कि आप ब्रॉन्ज की एक गर्ल मिली है, नाचती हुई डांसिंग गर्ल, मेरे पास सारी की सारी इन चीज़ों की क्लिप्स भी पड़ी हुई हैं। मैं दिल्ली के म्यूज़ियम में जब गया था तो मेरे को टाइम लगता है तो मैं एक अलग से उसकी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। तो ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल जो है, कांसे की नृत्य करती हुई लड़की, वो कहाँ मिली? मोहनजोदारो में। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि बुल सील मिली है, बैल की मोहर, तो ये देखिए ये रही वो बुल सील, जैसे मैंने आपको बोला था ना सिंबल से बने होते हैं या कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, वो ये रहा। और इसके अलावा एक मोटिफ बना होता है, मोटिफ मतलब कोई एनिमल बना होगा तो वो ये रहा, ठीक है। तो बुल और ये जो है उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है सील के ऊपर, ये कहाँ से मिल रही है? मोहनजोदारो से। फिर इसके अलावा बियर्डेड प्रीस्ट मिल रही है, दाढ़ी वाला आदमी, और हमें क्यों लग रहा है कि ये प्रीस्ट ही है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये शाही पोशाक लग रही है, इसकी दाढ़ी एकदम बढ़िया लग रही है, और सर पे देखिए इसके एक्चुअली में, या तो ये कोई राजा हो सकता है, ये देखिए सर पे ये कुछ एक अलग सी चीज़ लग रही है, या तो ये कोई राजा है, या फिर ये हो सकता है कि कोई राजा होता, तो फिर मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो भी खोज की होगी कुछ और भी इसके आसपास मिलता, लेकिन वैसी कुछ हमें देखने को नहीं मिली है, या उसके ऊपर ताज वगैरह देखने को मिलता। तो ये जो है मोस्ट प्रोबेबली जब लोगों ने इसको पूरा एनालाइज किया हिस्टोरियंस ने, तो उन्होंने यही पाया कि ये एक प्रीस्ट हो सकता है, यानी एक पुजारी हो सकता है। तो इस वजह से इसको बियर्डेड प्रीस्ट बोला जाता है। हालांकि शिमला एग्रीमेंट में हमने ये पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान में देखिए कि जब भी डिवीजन हुआ भारत का और पाकिस्तान का, तो मैक्सिमम पार्ट तो आप देखिए पाकिस्तान में रह गया है, हड़प्पा का पूरा। तो खुदाई भी किसकी करें? उनके पास तो पैसे नहीं है, वो कहाँ से खुदाई करेंगे, है ना। तो उनको हमने दे दिया कि ये लो तो हमसे ले जाओ एक, है ना, इसको देखते रहना। तो जबकि आप भारत में देखिए कि आज भी खुदाई का काम चालू है, और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे इतिहास जो है वो कैसा रहा होगा।
का। ठीक है, तो ये तो अब अपनी अपनी उसकी इंटरेस्ट की बातें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एक सील यहाँ पे जो मिलती है मेन, वो है पशुपति सील। स्टार मार्क कर लीजिए। अब देखो इसको पशुपति सील को बोला क्यों जा रहा है कि ये महादेव है, यहाँ पे पशुपति महादेव सील आजकल लोग इसको कोट कर देते हैं, और फिर लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट्स रील्स भर देंगे और बोलेंगे कि अरे महादेव तो उस टाइम के हैं, तो कुछ भी बोलते हैं, है ना, मतलब किसी का जो मन किया उसने वो बोल दिया। अब बोलते भी कैसे मैं बताता हूँ। ये दिख रहा है आपको इसके सर पे इनके ताज, ये जो है ये बोलते हैं कि त्रिशूल जैसा है तो इसलिए ये महादेव हुए। सुनिए आप। दूसरा, यौगिक मुद्रा में बैठे इसलिए इन्होंने टीवी में देखा कि महाराज को महादेव को, तो इन्होंने वही कि आधी लंगोट पहन के महादेव और त्रिशूल पकड़ के घूम रहे और यूं करके हैं, यूं करते, ये सब टीवी में दिखाया जाता है ना। तो जो टीवी में देखा वही चीज़ यहाँ पे छाप दी। तो ऐसा नहीं होता भाई कि टीवी में और रियलिटी में बहुत फर्क है ना। वैसे ही आप देखिए कि एक और चीज़ इनके बारे में है कि इनको बोला गया है यहाँ पे पशुपति, यानी कि पशुओं के एक तरह से पति या पशुओं के स्वामी। लेकिन आप देखिए जब आप वैदिक एज को पढ़ेंगे तो वहाँ जाके हम देखते हैं तो पहली बात तो वहाँ पे लॉर्ड शिवा के बारे में तो कहीं पे कोई मेंशन ही नहीं है, वहाँ पे लॉर्ड रुद्रा के बारे में मेंशनड है। ठीक है, और चलो लोग ये बोल देते हैं कि शिवा और रुद्रा सेम है, वो भी मान लिया चलो कि अगर सेम है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो आपके रुद्रा हैं वो सन्यासी थे, जबकि आप लॉर्ड शिवा को क्या बोलते हैं कि ये एक सन्यासी हैं। तो इस वजह से ये बहुत क्वेश्चनेबल थिंग है कि ये भगवान शिव का है पूरे का पूरा, ये एक नॉनसेंस सी आर्गूमेंट होगी। और एनसीईआरटी में भी जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ जाके आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है वहाँ पे क्लियरली कि ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता है कि ये लॉर्ड शिवा है, ये कोई शमन हो सकता है। आप सोचेंगे शमन कौन होते हैं? शमन वो होते हैं जो मैजिकल प्रैक्टिसेस करते हैं ना, जिनको आप बोलते हैं एक तरह से अघोरी जो लोग होते हैं, अघोरी लोग, समझ रहे हो ना। तो ये शमन हो सकता है कोई, ये लॉर्ड शिवा की पूरी इमेज नहीं है, इसके लिए आप क्लियर रहिए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे और देखिए कि 3 हॉर्न्ड हेड है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको कि हेड के ऊपर वो 3 बने हुए हैं। इसके अलावा एक एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस और बफेलो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये देखिए एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, ये राइनोसोरस, बफेलो, ये सब जो है एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और 2 हिरन जो है वो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है भाई, तो ये इसके ऊपर सारी की सारी अंकित हैं चीज़ें। अच्छा, ये लास्ट सेरेमनीज के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ ना कि वो कंप्लीट बरियल क्या होता है, पोस्ट क्रीमेशन क्या होता है, वो सब चीज़ें ठीक है, रिपीट नहीं पढ़ते। अगली साइट हम पढ़ते चानूदारो के बारे में। चानूदारो जो है ये इसको बोला जाता है लैंकशायर ऑफ इंडिया, है ना, चानूदारो। अब लैंकशायर का मतलब यहाँ पे एक्चुअली मैं बता दूँ जिनको नहीं पता है, लैंकशायर एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटेन के अंदर एक शहर है लैंकशायर। ठीक है, एक मैनचेस्टर और एक लैंकशायर। अब इसको बोला जाता है लैंकशायर ऑफ इंडिया, आगे हम पढ़ेंगे एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है किसी को, वो हम बाद में देखेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पे आप चानूदारो को देखिए। अच्छा, चानूदारो के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ये लोग यहाँ पे जो थे ना हाईली स्किल्ड वर्कर थे। क्या थे यहाँ पे लोग? स्किल्ड वर्कर हुआ करते थे, स्किल्ड वर्कर और एंड आर्टिसंस। अब ये जो लोग थे ये किस चीज़ में होते थे? जैसे डाई करने में, कोई कपड़ा है उसको डाई करने में, उसको वीवन करने में, है ना, कि यूं यूं बुन दिया। आपने कभी दरी वगैरह अगर बुनते हुए देखा हो तो वो चारपाई के साथ बांध के यूं यूं करके धागों के साथ कर रहे होते हैं, है ना। तो वो बहुत सारी हैं। आप आज भी शायद गांव के एरिया में जाएं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो लोग जो हाईली स्किल्ड थे, साथ में यहाँ पे जो है वो कॉटन का यूज़ किया करते थे। तो ये जो है टेक्सटाइल्स का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे, तो कॉटन टेक्सटाइल्स का भी इस्तेमाल करते थे। तो इस वजह से इसको जो है लैंकशायर ऑफ इंडिया बोला जाता था, क्योंकि लैंकशायर एक समय में ऐसा हो गया था कि ये अंग्रेज तो देखिए कि भारत से उठा के तो कॉटन उधर लेके जा रहे थे और पूरी इंडस्ट्री लग रखी थी लैंकशायर में, और पूरे दुनिया का लगभग आधा कॉटन जो है आपको लैंकशायर में देखने को मिलेगा। ये सोचिए वहाँ के एक शहर में, ब्रिटेन के। तो इतना उसकी वैल्यू थी, है ना, लैंकशायर की, और उसके कपड़े पूरे वर्ल्ड में जाया करते थे उस कॉटन के, और वो मैक्सिमम कॉटन भारत से जा रहा होता था। ये देखिए कमाल की चीज़ आप। और इसीलिए अगर आपको याद हो, इंडिगोज जो है ये अंग्रेज लोग बोला करते थे भारत में कि इंडिगो उगाओ, उसके कितने दाम बढ़ा दिए थे और उससे ज़मीनें बंजर हो रही थी। ये सब पूरा इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर लोकेशन देखिए इसकी कहाँ है, सिंध के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर। और दूसरा रिवर यहाँ पे कौन सी है, सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर ही बह रही है। और डिस्कवरी का ईयर अगर पूछा जाएगा तो 1931 के अंदर इसको डिस्कवर किया। और एक्सकावेटर पूछा जाएगा कि किसने इसकी खुदाई की, तो एक्सकावेटर का नाम है एन गोपाल मजूमदार और मैके एक फॉरेन व्यक्ति है। जैसे कि मैंने बता दिया अभी, ये 1931 की बात है, ये गांधी जी के आसपास की बातें हैं, है ना। और मेरे को बताइए कि भगत सिंह उस टाइम पे थे या नहीं थे, है ना। भगत सिंह की फांसी कब हुई थी, अगर कोई मेरे को बता पाए तो। क्या इसी ड्यूरेशन के आसपास की बातें हैं वो सारी की सारी हैं? गांधी इरविन पैक्ट इसी के आसपास की बात है।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के आसपास की बात है। अब याद आ रही है आपको चीज़ें, है ना? तो मैंने आपको बहुत सारे हिस्ट्री के इवेंट बता दिए कि ये किस ड्यूरेशन में इसको डिस्कवर किया गया था, चानू दारो को, ठीक है। अब ये अंग्रेजों के साथ लिंक भी कर दिया मैंने, लैंकशायर के साथ, तो अब ये आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो सबसे खास सवाल इसका बनता है वो बनता है फोर्टिफिकेशन पे। फोर्टिफिकेशन, यहाँ पे कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं थी, यानी कि नो सीटाडल, ठीक है। यहाँ कोई भी सीटाडल आपको देखने को नहीं मिलता, ये एक इसकी खास बात है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमें, बीड फैक्ट्री मिलती है, मनको की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, लिपस्टिक हो गया, ब्लैक लाइनर हो गया, ये सब यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप एक बारी चेक कर लीजिएगा। या फिर इसमें एक और चीज़ भी मिलता है, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि एक बताओ कि कुत्ता है जो बिल्ली को चेस कर रहा है, तो दोनों के पैरों के निशान यहाँ पे मिलते हैं, है ना। वो मिट्टी के ऊपर पैरों के निशान छप गए होंगे, मान लीजिए कि बारिश का टाइम होगा, भाग रहे होंगे, वो कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है उसको नोचने के लिए, तो वो सब जो है हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, इसी जगह पे मिलते हैं, चानू दारो के ही अंदर। अब सीटाडल वाला पॉइंट कहाँ गया, हाँ ये रहा, विदाउट ए सीटाडल, यानी इसकी फोर्टिफिकेशन नहीं हो रखी। ये केवल एकमात्र ऐसी साइट है, सिंगल साइट है, ठीक है, ओनली हड़प्पन साइट, जिसके अंदर कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं है या कोई भी दुर्ग नहीं है, सीटाडल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो साजो सज्जा का सामान आप देख भी सकते हैं, मैंने पूरा दिखाया है यहाँ पे कि ऐसे पोर्ट है, उसको पूरा कारीगरी कर देंगे उसके ऊपर, है ना। ऐसे छोटे छोटे मनके हैं, इनको यूँ बुन के और एक माला बना देंगे जो लड़कियाँ छोटी छोटी पहन लेती हैं, है ना। तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ें ये बना रहे थे। नेक्स्ट है हमारा रोपड़। रोपड़ भैया, हम चंडीगढ़ के पास में है रोपड़। तो यहाँ पंजाब जो है ये क्लियर कट है कि ये जो पंजाब है ये भारत का है, इंडिया का पंजाब है। जब मैंने बोल दिया कि चंडीगढ़ के पास, तो इसका मतलब है कि ये भारत का पंजाब है, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे कि बहुत सारी लोकेशन पाकिस्तान की हैं, और वो हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब पाकिस्तान को अब अलग समझते हैं ना, है तो वो पूरा का पूरा भारत ही था, है ना। वो तो बाद में अलग कर दिया गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि वो यहाँ का अंग नहीं था। तो वही वाली चीज़ है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अफगानिस्तान तक का जो एरिया, वहाँ के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो समझ लो इस चीज़ को। रिवर जो है ये सतलुज नदी के किनारे पे है रोपड़, ये आपको पता होना चाहिए है। इसके अलावा डिस्कवरी का अगर ईयर मैं पूछ लूँ तो 1953 से 1955 के बीच में जो है इसको खोजा गया, और एक्सकावेटर जो है वाई.डी. शर्मा इनका नाम है, यज्ञदत्त शर्मा। और फाइंडिंग्स की देखा जाएगा तो यहाँ पे जो सबसे मेन फाइंडिंग है इस जगह की वो है कि एक कुत्ते को इन्होंने क्या कर रखा है, आदमी के साथ यानी उसके ओनर के साथ यहाँ पे दफना रखा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या मिला, स्ट्रीटाइट सील मिली है। सील्स मैंने वैसे भी बताया था आपको कि स्ट्रीटाइट की ही बनी होती है मैक्सिमम। और कॉपर के जो है हमें बहुत सारे उपकरण देखने को मिलते हैं। फिर टेराकोटा की बीड्स, बैंगल्स, वही साजो सज्जा का सामान देखने को मिलता है। ये सब मैंने यहाँ भी लिख दिया, तांबे के उपकरण हो गया, साजो सज्जा का सामान हो गया। बट मेन जो है आदमी के साथ जो कुत्ते को दफना रखा है ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये लिटा पड़ा है, अब जान तो है नहीं इसके अंदर, ना जान है ना प्राण है। साइड में इसका डंडा पड़ा है, ये रहा, पता नहीं इसका क्या करेंगे। और ये देखिए मटके वगैरह फोड़ रखे हैं, दिख रहे हैं आपको जगह जगह पे। आज भी ऐसे ही होता है, कोई मरता है तो वो गोल चक्कर सा काट के ठा करके नीचे मटका फोड़ दिया, है ना, दिल्ला भाई निकल ले तू भी इस मटके की तरह। तो वही वाली चीज़ है। अब ये देखो लुढ़का पड़ा है नीचे, वैसे इसको पता नहीं क्या चाहिए था, इतना माल पता नहीं किस लिए रख रखा है, ये प्लेटें प्लूटें रख रखी है। शायद इनका भी ऐसा ही सीन होता होगा कि ये सोच रहा होगा कि मैं दूसरी दुनिया में चला जाऊंगा तो मेरे को प्लेट चाहिए होंगी। इसकी प्लेट भी यहीं पड़ी है, ये खुद भी यहीं पड़ा है, इसका डंडा भी यहीं पड़ा है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि ये दिख रहा है आपको, एक ये डॉग है, इसका डॉगी जो है यहाँ पे ही दफन है। अब वही मैंने ये पहले भी बताई थी, ये चीज़ शायद न्यूलिथिक में मैंने आपसे डिस्कस की थी। अब अगेन वही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आदमी पहले मर गया तो फिर उसके कुत्ते को मार के और फिर दफनाया होगा, ऐसा नहीं होता भाई कहीं भी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले कुत्ता मर गया हो, क्योंकि कुत्ते की जो एज है वो बहुत कम रहती है, तो उसके बाद उसी जगह पे, क्योंकि आदमी का उससे बहुत ज़्यादा मोह होगा, तो वहीं पे आदमी को दफना दिया। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि घर वाले हैं जो उस कुत्ते को पाल रहे हैं, तो हो सकता है कि आदमी पहले लुढ़क गया, अब कुत्ता जो है बेचारा उसके वियोग में कुछ 1-2 साल के बाद कुत्ता लुढ़क गया, तो घर वालों ने सोचा कि भैया ये तो कुत्ता उसके साथ बहुत प्यार करता था, चलो उसी के पास दफना दो इसको उठा के, तो उठा के यहाँ पे दफना दिया। समझ गए? तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई आपकी रोपड़ की। चलिए अगली साइट हमें देखने को मिलती है धोलावीरा। हिंदी में भी है, मैं हिंदी में वाली साइड भी दिखा देता हूँ। ये रही हिंदी वाली, तो जो हिंदी वाले बालक हैं वो यहाँ से पढ़ लेंगे कि कहाँ से है। एक कच्छ गुजरात के अंदर है, नदी लूनी है, तो वही सब चीज़ें हैं जो इंग्लिश में, वही सेम चीज़ें मैंने हिंदी में भी बता रखी हैं। तो ये कहाँ की लोकेशन है, कच्छ में, यानी कि गुजरात में बिल्कुल। और रिवर जो है यहाँ पे लूनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक अक्सर कन्फ्यूजन जो पैदा होती है वो मैं बता देता हूँ। इसमें 2 नाम आते हैं, एक है जेपी जोशी का और दूसरा है RS बिष्ट का। तो अक्सर क्या होता है कि पेपर के अंदर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि
किसका नाम हम मार्क करें, और दोनों ही नाम सही हैं। एक्चुअली में क्या है कि अगर डिस्कवरी की बात करें कि इसको खोजा किसने है, तो 1968 में इसको जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया था। लेकिन अगर मैं बड़े स्केल पे एक्सकावेशन की बात करूं, अब खोजने का मतलब है कि जेपी जोशी ने खोजा और एक छोटी सी जगह पे खोज कर उसने देख लिया, लेकिन अगर वो पेपर में पूछ ले कि एक मास नंबर में वाइडर पर्सपेक्टिव से किसने खोजा, बड़े स्केल पे, कमर्शियल स्केल पे अगर किसी ने इसकी खुदाई की, तो वो आरएस बिष्ट ही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन पेपर में क्या होगा कि आपसे डिस्कवरी का ही पूछेगा कि किसने इसको खोजा, तो खोजने में ये व्यक्ति है। लेकिन अगर बड़े स्केल पे इसकी कमर्शियली एक्सकावेशन किसने की, तो फिर गलती से भी ये नाम मत मार्क कर देना, फिर आप आरएस बिष्ट करना। देख रहे हो, बहुत रिसर्च करके ये कंटेंट बनाया, ऐसा नहीं कि कुछ भी कचरा बनाया। तो आरएस बिष्ट ने, देखो ये तो 1968 में खोज रहे हैं भाई साहब, और ये जो आरएस बिष्ट है ये बड़े स्केल पे इसकी एक्सकावेशन कर कब रहे हैं, 1990 से 2005 के बीच में, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत कर देना यहां से। और इस साइट के बारे में एक किताब में मेंशन्ड है, ये किताब का नाम आपसे पूछ सकता है, ये किताब है कच्छनी भूगोल विद्या। अब कच्छ जो है, कच्छ जगह है, ठीक है, तो कच्छ के अंदर की भूगोल विद्या है, इसका यही मतलब निकल रहा है। तो वहाँ की भूगोल विद्या के बारे में यानी कि इस किताब में मेंशन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है, भूगोल का मतलब धरती है, तो इसके बारे में भी मेंशन करना धोलावीरा के बारे में जरूरी ही होगा। इसके बाद ये रिटन मतलब लिखी किसने, रिटन किसके बारे में है, तो दलपत्रम खाखर, ये एक व्यक्ति है, इसने इस किताब को लिखा है, यानी कि ऑथर जो है, इसका राइटर जो है वो दलपत्रम खाखर है। और उसने क्या बोला है इसको, द लोस्ट पोर्ट सिटी ऑफ कच्छ, इसको क्या मेंशन दिया है, एक नाम दिया है, द लोस्ट पोर्ट सिटी ऑफ कच्छ, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लो। इसके अलावा यहाँ पे मिला क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो मिला है, बुलोक कार्ट ड्रिवन बाय न्यूड मैन, एक नंगा आदमी एक घोड़ा गाड़ी को या बुलोक कार्ट को चला रहा है, ये आप देखिए ऐसा कुछ है, ये मिट्टी का है पूरे का पूरा। लेकिन हमें क्या समझ आती है कि जब ये मिट्टी का ऐसा मिला है, तो यकीनन ये हो सकता है कि वहाँ पे असली में ही वो लोग यहाँ पे पहिए हों उसके, है ना, ये बुलोक कार्ट हो, ये देखो पीछे पूरा लेके जा रहा है, धान वगैरह लेके जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा इसका मतलब है कि असली में भी होता होगा ऐसा, तभी उन्होंने मिट्टी का ऐसा खिलौना बना दिया। अगर आज हम मिट्टी का ट्रक बना दें, इसका मतलब है कि आज ट्रक एग्जिस्ट करता है, तभी हम मिट्टी का ट्रक बना रहे हैं, इसका हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम यहाँ पे इन्होंने पूरे बना रखे थे, बहुत सारे रिजर्वॉयर्स बना रखे थे। सीधा अगर पेपर में है वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, रिजर्वॉयर, ये कहाँ पे मिले हैं, तो धोलावीरा में मिले हैं। और ये बहुत सारी रॉक्स का इस्तेमाल करते थे कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर ड्रेनेज सिस्टम। तो अब ये देखिए कि हमेशा ये याद रखना कि ड्रेनेज सिस्टम में कोई भी जब इस्तेमाल करेगा रॉक्स का, तो पक्की रॉक्स होंगी, है ना, मिट्टी वाली किसी भी ईंट उट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये रॉक्स का इस्तेमाल और भी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने में भी, घरों को बनाने में भी कर रहे होते थे। इसके अलावा वेल्स वगैरह बनाते थे, ये देखिए आप, ये प्रॉपर वेल्स बना रखे हैं ना रॉक्स का इस्तेमाल करके। इसके अलावा जैसे बड़े बड़े अगर वो बनाने हैं, आपको कोई बड़ी लाइब्रेरी टाइप बनाना है या कोई बड़ा हॉल बनाना है, तो ये बड़े बड़े पत्थर लगाया करते थे लाल रंग के ऐसे। लेकिन वहीं पे अगर घरों के अंदर देखा जाएगा, तो आज भी आप किसी भी पुरानी साइट को देखेंगे, तो पतली पतली छोटी छोटी ईंट वो लोग यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो वो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, काली काली सी पतली पतली सी ईंट है, तो ये घरों को बनाने में यूज़ हो रही थी। इसके अलावा बुलक्स वगैरह का तो मैंने बता दिया है, एम्बैंकमेंट्स, लार्ज सीमेंट्री विद सिनोटैप्स, ठीक है, ये सब तो सीमेंट्री मतलब कि नीचे से गड़े हुए आदमी हमें नीचे मिले हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा बीड प्रोसेसिंग वर्कशॉप्स मिली हैं, यानी कि मनकों की एक तरह से कारखाना या मनकों की फैक्ट्री की, जहाँ पे साजो सज्जा का सामान बनता था, तो वो ये सब चीज़ें हमें धोलावीरा से देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में है पूरे का पूरा, मैंने धोलावीरा के बारे में बता रखा है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा लोथल की अब बात करते हैं, तो लोथल में क्या है, लोकेशन क्या है इसकी, सबसे पहले तो गुजरात के अंदर है, तो अहमदाबाद के पास है लोथल, ठीक है। रिवर अगर मैं पूछ लूँ कि कौन सी है, तो आप बोलेंगे भोगवा रिवर है। अब ये है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात के पास है। अब भोगवा रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, फटाफट से आप सोच के बताइए। गुजरात का नाम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एक नदी बहुत प्रोमिनेंट है, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल, ऐसा सुना होगा, है ना, गांधी जी के बारे में। तो ये उसी ड्यूरेशन की बात है कि राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती अगर बोला जाएगा, तो भोगवा रिवर को बोला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिस्कवरी का ईयर अगर मैं बात करूँ, तो 1954 जो है इसका डिस्कवरी का ईयर है, लेकिन एक्सकावेशन जो स्टार्ट हुई, यानी कि खुदाई जो इसकी स्टार्ट हुई है, वो 1955 के अंदर हुई है। हिंदी में भी आगे लिखा हुआ है, दिखा दूंगा स्लाइड, एक बार देख ही लो, ताकि हिंदी वाले बच्चे जो है पॉज करके आराम से पढ़ पाए। तो ये पूरी का पूरा हिंदी के अंदर है। खोज का वर्ष, उत्खनन करता, प्राप्तियां, इसमें से क्या क्या निकला है, वो सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डॉकयार्ड मिला है एक हमें। इसके अलावा आप देखिए कि बीड मेकिंग की फैक्ट्री मिली है,
बटन सील्स मिली हैं, फायर अल्टार्स मिले हैं, पेंटेड जार, अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस, यानी आप अगर पूछ लिया जाए कि मैंने आपको बताया भी था कि लोथल और आई थिंक रंगपुर में दोनों में हमें राइस की खेती के निशान मिले हैं, तो अर्लीस्ट पूछा जाएगा। तो अर्लीस्ट जो है ये यहीं मिला है हमें। अगर आप हड़प्पा काल की या फिर इंडस वैली की बात करते हैं तो सबसे पहले चावल की जो खेती के साक्ष्य हैं हमें लोथल सिटी से ही मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेट ऑफ एलिफेंट टीथ, चेस बोर्ड एटसेट्रा, ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं। और एक्चुअली में लोथल जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो तो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक तो फेमस है और दूसरा अपने डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, ये दो चीज़ के लिए आपका बहुत फेमस है, ये पक्का पेपर में हमेशा पूछता है। अच्छा, क्या होता है कि इसके यहाँ पे लोथल के अंदर क्या है, बिगेस्ट डॉकयार्ड है, लेकिन असली में क्या है, सबसे बड़ा जो अगर आप पोर्ट बोलेंगे तो वो सुक्त केंद्र है। लेकिन सुक्त केंद्र धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ती गई और वो जो है पोर्ट एकदम से खराब हो गया और एकदम आउट ऑफ डेट इसको कह सकते हैं। तो इस वजह से आप सुक्त केंद्र का नाम मत लिखिएगा पेपर के अंदर। दो वो बहुत बड़ा पोर्ट है लेकिन बाद में उसका क्योंकि वैसा रेलिवेंस नहीं रह गया, ये समझ सकते हैं। तो इस वजह से आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा डॉकयार्ड यहाँ पे हमेशा आप लोथल को ही मार्क करेंगे। पेपर में आया तो तुरंत उत्तर यही मार्क करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट मैनमेड पोर्ट अगर कोई पूछ ले तब भी आप लोथल का ही नाम लिखेंगे। ठीक है भाई। और ड्रेनेज सिस्टम में ये लोग क्या करते थे, दो तरह की ईंट होती है ना, तो घर बनाने में ये जो ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कच्ची ईंट का कर रहे हैं जो मिट्टी वाली ईंट है, लेकिन वहीं पर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए बर्न्ट ब्रिक का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जली हुई ईंट का, पक्की ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो नाली ये ना हो कि वो खुर जाए और ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, फिर जगह जगह कचरा फैल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है? मैंने आपको लैंकशायर अभी थोड़ी देर पहले बताया था चानूदारों के बारे में, है ना। और जो मैनचेस्टर है वो किसको बोला जा रहा है? लोथल को बोला जा रहा है। तो मैनचेस्टर इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ पे बहुत हाई प्रोडक्शन कॉटन होती थी। ठीक है, कॉटन बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाई जाती थी, इसीलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के दो शहर हैं, मैनचेस्टर और लैंकशायर, दोनों ही कॉटन के लिए फेमस थे। इसके अलावा यहाँ पे टेराकोटा की फिगर्स मिली हैं, हॉर्स की एंड शिप की। अब टेराकोटा के मतलब मिट्टी के, बेसिकली घोड़े वगैरह मिले हैं यहाँ पे, मिट्टी के बने हुए। ठीक है, और जार मिले हैं यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए जार डिपिक्टिंग कनिंग फॉक्स ऑफ पंचतंत्रा। ये इसको स्टार मार्क कर लो कि एक जार मिला है जिसके ऊपर क्या है, जैसे आप ये देखिए, ये जार है, इसके ऊपर मान लीजिए कि एक लोमड़ी सी बनी हुई थी, तो वो लोमड़ी को क्या बोला जाता है कि पंचतंत्रा की जो लोमड़ी है ना उसके साथ कंपेयर किया जाता है। अंगूर खट्टे वाले होगी या कनिंग फॉक्स कोई चालाक लोमड़ी होगी पंचतंत्रा वाली, एनीवेज जो भी है। तो इस तरह का एक जार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, पंचतंत्रा की कहानी से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, पंचतंत्रा की वजह से। और यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा मैंने बता रखा है हिंदी वालों को भी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनते थे लोथल के अंदर वो ट्रेपेजॉइड शेप के होते थे, ये भी पेपर में पूछा गया है। ये स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया था, शेप के बारे में, और मैंने डायरेक्ट फिगर बना रखी थी कि ये ट्रेपेजॉइड शेप के होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, गलती से भी कंफ्यूज मत करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, हो सकता है ये तो फायर अल्टार हो या फिर कोई पानी वाली सेरेमनी के लिए कुछ ऐसा हो, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है फायर अल्टार हो। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नीचे उतर के बंदा यहाँ पे आग उग लगा के ऊपर जाके फिर अपनी जो भी सेरेमनी कर लेगा। तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा के बारे में, ब्लैक बेंगल्ड या नॉन प्लान्ड सिटी भी इसको आप बोल सकते हैं। अगर इंडस वैली की सबसे ज़्यादा नॉन प्लान्ड सिटी है तो वो कालीबंगा ही है। कहाँ पे है ये? गंगानगर राजस्थान के अंदर है, और गंगानगर के आसपास के ही एरिया में पीलीबंगा भी है। और पीलीबंगा का मतलब है चूड़ी, तो पीलीबंगा मतलब पीली चूड़ी और कालीबंगा मतलब काली चूड़ी। और अपने नाम की तरह ही एक्चुअली में यहाँ पे देखिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा साजो सज्जा का सामान, ये पता नहीं क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये गले पे लगाती हैं ये लड़कियाँ, चोकर होता है, पोकर होता है, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, फिर ऐसे कड़े से मिले हैं, ये ब्रेसलेट से मिले हैं, आप देख सकते हैं, ये कानों के झुमके मिले हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फिर कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी भी मिली हैं, ये आप मिट्टी वाली देख सकते हैं ना, ये खिलौने टाइप की चीज़ें बहुत सारी मिली हैं। अच्छा, कुछ जली हुई चूड़ियाँ भी मिली है यहाँ पे, बर्न्ट जो बैंगल्स होती है ना, ये देखिए आप, जली हुई चूड़ियाँ भी मिली हैं। तो वही है लड़कियों का, पता नहीं वो क्या क्या लगाती रहती हैं, क्रीम पाउडर है ना, कभी मैक कभी पैक, पता नहीं कौन कौन सी नई नई चीज़ें हैं। एनीवेज वो लगा के लिपस्टिक सी कर लेंगी। और आजकल तो देखिए लिपस्टिक भी ऐसी आती है कि लगाते ही सूख जाती है ना, पता ही नहीं लगता। वो ऐसे भी करके देखेंगे तो लगेगी नहीं, अलग अलग आइटम आ रखे हैं भाई आजकल। एनीवेज, तो लोकेशन की बात कर रहे हैं कि श्री गंगानगर है राजस्थान में। रिवर की बात करते हैं तो घग्गर रिवर है, या फिर सरस्वती रिवर आप बोल सकते हैं। डिस्कवरी के ईयर की बात करते हैं तो
1951 में अमलानंदा घोष इसकी डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, सरस्वती रिवर एक्चुअली में अब सूख चुकी है, तो आप यहाँ पे अगर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली घग्गर रिवर ही आएगा, अगर सरस्वती रिवर आता है तो आप मार्क कर सकते हैं वो भी। फिर एक्सकावेटर की बात करते हैं तो बीबी लाल यानी कि ब्रिज बसी लाल और बाल कृष्ण थापर, ये दो लोगों ने 1960 में जो है इसकी एक्सकावेशन की थी। इसके अलावा फाइंडिंग्स की बात करें यहाँ क्या क्या मिले, तो मैंने पहले ही बता दिया, बेक्ड और बर्ंट बैंगल्स मिली हैं, फायर अल्टार तो मिलेंगे ही, आग में तो जलाएंगे। इसके अलावा शिवलिंगम मिले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि शिवलिंगम मिले तो है यहाँ पे। अब वो क्या होता है देखिए, जैसे मैंने बोला था कि ये लोग फैलस वर्शिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो वहाँ से शायद ये चीज़ निकल के आती है कि फैलस वर्शिप कर रहे हैं शायद इसलिए वो शिवलिंगम हो, है ना। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं नहीं शिवलिंगम का मतलब तो ये होगा कि प्रतीक शिव का, लेकिन एनीवेज क्योंकि पुराने लोग हैं और ये सब चीज़ें पौराणिक आ रही हैं हमारे पास, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसे देखने को सोचने को एक बंदा मजबूर हो जाएगा कि ये फैलस वर्शिप वही तो नहीं कहीं। लेकिन एक और चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि एनसीईआरटी में भी ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये कुछ इस तरीके के मिले हैं, बहुत छोटे छोटे, है ना। अब देखने में शिवलिंगम लगते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इसको नकारती है। वो बोलती है कि ये देखने में तो ऐसे लग रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये शिवलिंगम हो, ये हो सकता है कि कोई जैसे गेम नहीं होती चेस वगैरह की, तो हो सकता है कि उसके हाथी घोड़े ऊँट की तरीके से ये लोग इसको इस्तेमाल करते हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि ये शिवलिंगम हो। ठीक है, छोटे छोटे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैमल की बोन्स मिली है, ये पेपर में एक बार आ भी चुका है कि ऊंट की हड्डियां कहाँ मिली हैं, तो वो भी यहीं मिली हैं। वुडन प्लो मिला है, ये देखिए यहाँ पे वुडन प्लो भी मिल गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि वुडन प्लो कहाँ मिला, तो आप बता सकते हैं ना आपकी कहाँ मिला, जबकि नियोलिथिक साइड में कोई वुडन प्लो नहीं मिला था। मैंने बोला ना लकड़ी का प्लो है तो वो कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होता है, तो बट स्टिल उसके कोई ना कोई अंश यहाँ पे मिले हैं। फिर इसके बाद अगर ध्यान से देखेंगे तो नो यूज़ ऑफ स्टोन इज़ देयर इन कालीबंगा, यहाँ पे कहीं भी आपको ज़्यादा चीज़ों का स्टोन का यूज़ नहीं देखने को मिलता है, वुड वगैरह का चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिलता है। हिंदी में ये मैंने लिख दिया है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बनता है बनावली। तो बनावली की जो लोकेशन है ये कहाँ है, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है। मैं भी हरियाणा का हूँ, है मन्ने बेरा है सारी बात, नू ना समझियो कि मैंने कुछ को नहीं बेरा है, बावड़ी बूझ कहीं के मन्ने भी थोड़ी थोड़ी आवेस है, बस क्या करूँ, घना ही टाइम रहा मैं आवड़े थोड़ी थोड़ी सी टच, आई नो काफ़ी टाइम मैं वहाँ रहा हूँ, फतेहाबाद में नहीं मतलब हरियाणा में, तो आई नो अ लिटिल बिट हरियाणी लैंग्वेज। एनीवेज रिवर जो है आपको कभी भी हरियाणा का नाम आएगा ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको देखिए कि हरियाणा के आसपास में घग्गर या यमुना रिवर ही देखने को मिलेगी। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि इस एरिया के आसपास घग्गर या यमुना, ये पुख्ता बांध लीजिए, ठीक है। और सरस्वती रिवर वो लुप्त हो चुके हैं, बट आप मार्क कर सकते हैं अगर पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन आए आप उस हिसाब से मार्क कीजिएगा। डिस्कवरी ईयर की बात करते हैं तो 1973 इसका डिस्कवरी ईयर है। एक्सकावेटर की बात करेंगे तो आर.एस. बिष्ट है, जी हाँ ये आर.एस. बिष्ट हैं, वही वाले जिनका पहले हम कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है, धोलावीरा वाले में। एनीवेज तो फाइंडिंग्स की बात करते हैं तो बार्ले, टेराकोटा फिगर्स ऑफ प्लो, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। तो यहाँ पे प्लो जो मिला है ये टेराकोटा का मिला है, यानी कि लकड़ी का जो हल हमें देखने को मिला है, ये कोई वुडन वगैरह का नहीं है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सब मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है लरकाना। अब जो मोहनजोदारो है ना, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो मोहनजोदारो लरकाना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। मैंने पहले भी आपको बताया, तो एक साइड सिटी है, एक तरह से साइड भी का सिटी है वो एक तरह से, तो वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, उसी का पार्ट है, ठीक है। तो पाकिस्तान में जगह है लरकाना, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, समझ रहे हो। तो आधा पंजाब तो उधर रह गया अपना, आधा इधर है, तो डिवीज़न बंगाल का हुआ, पंजाब का हुआ, और सिंध तो सारा पाकिस्तान को ही दे दिया। एनीवेज तो ये जो लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो पंजाब है, यहीं पे क्या है, मोहनजोदारो भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और रिवर की बात करते हैं तो सिंधु नदी है यहाँ पे, इंडस रिवर। डिस्कवरी का ईयर अगर देखा जाएगा तो यहाँ की ही एक साइट मोहनजोदारो को 1922 में डिस्कवर किया गया था वो, और एक्सकावेट किया गया था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक्सकावेटर की बात करेंगे तो आर.डी. बनर्जी हैं, रखालदास बनर्जी। और फाइंडिंग की बात करते हैं तो बार्ले वगैरह यहाँ पर मिलती है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछना भी चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मेन बनेगा वो मोहनजोदारो से बनेगा, ना कि लरकाना से बनेगा। बट स्टिल उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया कि मिस ना हो जाए कुछ भी। नेक्स्ट है अपना राखीगढ़ी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिए #इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे बड़ी साइट है ये सिंधु घाटी सभ्यता की। आप इसको लिख सकते हैं बिगेस्ट या फिर लार्जेस्ट, ठीक है, बिगेस्ट
साइट लिखा है मैंने, सिटी नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। शहर नहीं बोल रहा मैं, साइट बोल रहा हूँ। साइट में गांव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्या हो रहा था कि पहले हो सकता है कि मोहनजोदारो रही हो, लेकिन जब यहाँ पे खुदाई हुई तो गांव के गांव नीचे आप देखिए कि मिल रहे हैं, तो वहाँ से हमें एक देखने को मिलता है कि ये तो बहुत ही बड़ी है ये साइट, है ना, छोटी नहीं है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ये है कहाँ पे, ये हरियाणा में, हिसार के आसपास के एरिया में, हरियाणा के अंदर है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। रिवर इसके पास कौन सी पड़ती है, घग्गर रिवर पड़ती है। मैं पहले ही बता चुका कि जो हरियाणा के आसपास की एरिया जितने भी देख रहे हैं आपको यमुना या घग्गर ही देखने को मिलेंगी वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद डिस्कवरी का ईयर देखा जाए तो 1963 में प्रोफेसर सूरज भान ने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन एक्सकावेशन की बात की जाए तो एक्सकावेशन जो है इसकी श्री अमरेंद्र नाथ जी ने, ये आई थिंक 1997 के आसपास की कुछ बातें हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो है इसकी एक्सकावेशन हुई थी। और ये जो है बिगेस्ट कह लीजिए या लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये स्टार हम मार्क कर लो इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी साइट सबसे बड़ी है। इसके बाद फाइंडिंग्स क्या मिलती है, टेराकोटा के बहुत सारे व्हील्स वगैरह, टॉयज़ वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, फिगराइंस देखने को मिलती है, पोट्री देखने को मिलती है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे 2 स्केल्टन मिलते हैं, और इन्हीं स्केल्टन के बिहाफ पे हमने क्या किया है, एक डीएनए की खोज भी की है। और ये लगभग ऐसा बोला जाता है कि 5000 साल पुराने ये पूरे के पूरे स्केल्टन है। और इसी से मैंने बोला था ना कि नेटिव इंडियंस का कैसे पता लगेगा, तो जब हड़प्पा काल खत्म होता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है, तो ये लोग कहाँ जाके बहुत सारे लोग बस जाते हैं, नीचे साउथ इंडिया में जाके बस जाते हैं। और वो लोग जो हैं उनको जब आज हम कंपेयर करते हैं इस डीएनए से, तो वो मैक्सिमम 80-90% जो है इसके साथ मैच हो जाते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो लोग शायद नेटिव इंडियन रहे होंगे उस टाइम पे, पुराने लोग जो है, ठीक है जी। तो ये हो गया सारी की सारी चीज़ें राखी गढ़ी के बारे में, ये मैंने थोड़ी थोड़ी दिखा भी दी हैं, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की लोकेशन कहाँ पे, ये मेरठ के अंदर है, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। रिवर कौन सी है यहाँ पे, यही पूछेगा आपसे, हिंदन। और डिस्कवरी ईयर 1958 है, ये हमेशा पूछता है, डिस्कवरी ईयर और एक्सकावेटर। तो वाई.डी. शर्मा इसके एक्सकावेटर हैं। फाइंडिंग क्या मिली है यहाँ पे, इंप्रेशन ऑफ क्लॉथ्स मिले। इसका मतलब कि ज़रूर ये लोग टेक्सटाइल सीख गए थे, कपड़ा बनाना सीख गए थे, ये पता लगता है हमें। एक पेपर के अंदर सवाल आ रखा था कि आयरन इम्प्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वॉज फाउंड इन विच प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आयरन इम्प्लीमेंट साइट जो हस्तिनापुर की है वो अभी कहाँ फाइंड की गई है, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर फाइंड की गई है। ये एक सीधा सवाल पेपर में आ रखा था, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगली साइट देखते हैं अब। नेक्स्ट है आपकी साइट सुतका केंद्र। ये दिख रहा है आपको सुतका केंद्र, ये साइट है। इधर ईरान वगैरह जितने भी थे, ईरान इराक वगैरह से इनका व्यापार रहता था, डॉकयार्ड रहता था यहाँ पे, तो ईजी रहता था। और इसकी लोकेशन अगर देखा जाएगा तो एग्जैक्टली बलूचिस्तान में पड़ती है। रिवर कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, दाश्त रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। और डिस्कवरी ईयर मैं बोलूँ तो 1875 में, है ना, 1875 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आर्य समाज की स्थापना इसी में हुई है क्या? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मेरे को कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताओ जितने भी लोग हो, है ना। तो डिस्कवरी ईयर जो है इसका 1875 है, बाय मेजर एडवर्ड मोकलर, ठीक है। और एक्सकावेटर कौन से हैं इसके, 1928 में ऑरल स्टीन और जॉर्ज डेल्स जो है इसके एक्सकावेशन करते हैं, यानी कि इसकी खुदाई करते हैं, ठीक है भाई। और मिलता क्या है यहाँ पे, मैंने क्या बोला था कि बिगेस्ट डॉकयार्ड यहाँ भी मिला था। इट वॉज ए ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन मतलब कि इराक वगैरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इसको आप डॉकयार्ड को मत मार्क कीजिएगा, आप हमेशा ऑलवेज मार्क लोथल, ठीक है। आउट ऑफ यूज़ ये हो गया था पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी बन गई और ये बिल्कुल आउट ऑफ यूज़ हो गया था, तो इसीलिए इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। आप हमेशा जो है लोथल को ही मार्क कीजिएगा, ठीक है। आगे कोट दीजी, इसके ऊपर पेपर में इस बार सवाल पूछे गए एसएससी सीजीएल के अंदर भी, ठीक है। तो ये कोट दीजी जो साइट है ये कहाँ पे है, आप देखिए ये रही कोट दीजी साइट। और सीडीएस में इसके ऊपर सवाल क्या आया, उन्होंने बोला कि कोट दीजी जो है सबसे पास किस साइट के है। तो 4 साइट दे दी, मान लो कालीबंगा दे दिया उसने, बनावली दे दिया, राखी गढ़ी दे दिया, सुरका टोटा दे दिया, ऐसे करके दे दी साइट्स 4-5, है ना। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना, ध्यान दीजिए, ये रहा कोट दीजी और ये रहा मोहनजोदारो। तो ये बिल्कुल पास अगर बोला जाएगा तो कोट दीजी किसके पास है, मोहनजोदारो के सबसे पास है। तो इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा। ये सीडीएस में सवाल पूछा गया था इस तरीके से, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने सीधा सीधा यही मैप के अंदर आपको बता दिया। अच्छा, रिवर कौन सी है, तो साफ दिख रहा है, ये देखिए नदी कौन सी है, इंडस रिवर है, तो इंडस नदी के किनारे पे है।
और इसके अलावा एक्सकावेटर कौन है इसके, तो फजल अहमद खान जो है इसके एक्सकावेटर, और यही शायद सवाल भी आया था पेपर में। इसके अलावा एक्सकावेशन का ईयर पूछ सकता है, तो 1953 है, कई जगह पे 1955 भी लिखा हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे को सही लग रहा है मैंने 1953 यहाँ पे मार्क कर दिया। लोकेशन जो देखा जाए तो सिंध है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये पड़ रहा है, और वो हमें दिख भी रहा है कि ये जो मोहनजोदारो अकॉर्ड दीजिए, ये पूरा एरिया जो है इंडस के आसपास का, ये पाकिस्तान में ही पड़ता है। इसके अलावा मोहनजोदारो के बिल्कुल पास है, ये मैं बता चुका हूँ। मिला क्या है यहाँ पे, पोट्री मिली है, स्टोन्स मिले हैं, इम्प्लीमेंट्स, एरो हेड्स मिले हैं, बैंगल्स मिली हैं बहुत सारी, नॉलेज ऑफ मेटलर्जी का पता लगता है कि ये मेटलर्जी का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से मिली हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगली साइट है अमरी। अमरी अमरी अमरीगेरी, देखिए मोहनजोदारो से जस्ट नीचे अमरी। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है साफ पता लग रहा है कि ये भी पाकिस्तान के ही एरिया के आसपास होगी, है ना, क्योंकि ये देखिए ना, ये जितना भी एरिया है ये सारा वही है। और ये किस नदी के किनारे है, तो आप मेरे को बताइए खुद ही, ये नदी कौन सी है, ये इंडस रिवर ही तो है, तो इंडस नदी के किनारे पे है अमरी भी। और एक्सकावेटर इसके कौन से, एनजी मजूमदार, एनजी मजूमदार। और किस साल में इसकी एक्सकावेशन हुई, तो 1935 में हुई है। लोकेशन क्या है, सिंध में है, पाकिस्तान में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो एरिया पड़ता था ये सारा सिंध का एरिया पड़ता था। और फाइंडिंग बोला जाए तो एंटीलोप के एविडेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंटीलोप के साक्ष्य। नेक्स्ट साइट है रंगपुर। रंगपुर जो है ये कहाँ पे है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। मैं भी आप ही के साथ देख रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें। ये रही, ये देखिए, ये लोथल के पास में है रंगपुर। ये है लोथल और ये है रंगपुर। और ये दोनों ही साइट ऐसी हैं जहाँ से हमें क्या एविडेंस मिले हैं, राइस के मिले हैं, अर्ली एविडेंस ऑफ राइस। ठीक है, इन दोनों जगहों से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब राइस का मतलब सिर्फ राइस नहीं होता, इसका मतलब कल्टीवेशन भी है, यानी एग्रीकल्चर के अर्ली एविडेंस जो है हमें यहाँ पे इन दोनों जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैंने वही लिखा हुआ है, स्पेशली जो है राइस के। ठीक है, अब कौन सी नदी के किनारे पे है, तो आपको ये याद रखना है, ये है मादर नदी के किनारे पे। एक्सकावेटर कौन है, रंगनाथ राव। और एक्सकावेशन ईयर जो है 1953 से 54 है। लोकेशन देखा जाएगा तो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। और जो अगर आप नर्मदा नदी भी देखेंगे तो ये नर्मदा नदी के भी बिल्कुल पास में है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गई नर्मदा और इस तरफ है साबरमती। तो इन दोनों नदियों के ऑलमोस्ट पास पास में ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये हो गया रंगपुर का। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुछ और हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे शोर्टू गई है, ये शोर्टू गई का मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में। और वो लापीस लजूली वाला जो पत्थर मैंने बोला था ना, ब्लू स्टोन जो मिलता है, वो भी यहीं से मिलता है, ये सब बता रखा है पहले। और टिन का ट्रेड जो है अफगानिस्तान के साथ, कैमल का ट्रेड, ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी शोर्टू गई साइड के अंदर। तो ये एक ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको सुरका टोडा के बारे में क्या ध्यान रखना है कि इसका एक्सकावेटर है जेपी जोशी। एक्सकावेशन का ईयर है 1964। लोकेशन है इसकी गुजरात में। और फाइंडिंग यहाँ पे क्या है कि घोड़े की बोन्स मिली है, ओवल ग्रेव मिली है, ओवल वाली ग्रेव ऐसे करके। ठीक है, और पॉट बरियल्स मिले हैं, यानी कि मटके में दबा के दफन कर दिया। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ मिली हैं। फिर इसके अलावा सुतका कोह के बारे में देख लेते हैं। इसके एक्सकावेटर है जॉर्ज एफ डेल्स। और लोकेशन क्या है इसकी, मकरान कोस्ट, बलूचिस्तान में जो है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है भाई, ये कुछ कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में बस इतना ही आपको जानना है, बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, ताकि डायरेक्ट अगर सवाल आए तो आप पेपर में कर पाएं। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो टर्म है ना, ये सबसे पहले किसने कॉइन की, किसने बनाई, तो आप बोलेंगे जॉन मार्शल जो है, इसने ही ये टर्म दी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब कोई पुराना बंदा तो है नहीं था जिस जो लिख के गया हुआ था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसी ने ये वो शब्द बोला था। इसके अलावा इंडस वैली के जो लोग थे वो वेल एक्वेंटेड थे विद द यूज़ ऑफ कॉटन एंड वूल। वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जब हम लैंकशायर, मैनचेस्टर जैसी बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वीविंग भी कर रहे हैं, तो वो साफ़ ही है। ठीक है, इसके अलावा स्वस्तिक का जो सिंबल हमें देखने को मिलता है, वो स्वस्तिक वाला सिंबल होता है ना, यूं करके और यूं करके, वो स्वस्तिक का सिंबल जो है हमें इंडस वैली में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, और सबसे पहले डायरेक्टर जनरल भी यही बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1861 में ही खोजा गया है, यानी कि एस्टेब्लिश हुआ है। इसके अलावा मीटर स्केल जो है वो यहीं पे हड़प्पा काल में ही मिला है, जिसका मैंने बताया था आपको 0.005 से भी कम उसके अंदर एरर है, बहुत प्रिसाइज है एक तरह से। फिर इसके अलावा कोई भी निशान स्वॉर्ड का नहीं मिलता है, जिससे हमें पता लगता है
कि ये जो है एक शांति प्रिय सोसाइटी थी, पीसफुल लोग थे यहाँ के। फिर इसके अलावा बीड मेकिंग की जो फैक्ट्रीज हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, चानूदारों में मिलती हैं, ये बता दिया आपको। सिंधन शब्द एक इस्तेमाल किया गया। सिंधन का शब्द ये लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते थे, ये कॉटन को बोलते थे। सिंधन, सिंधु मत समझ लीजिए, ये सिंधन है, तो ये सिंधन बोलते थे कॉटन को। इसके अलावा हमें फ्रैक्शनल बरियल के एविडेंसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं हड़प्पा काल में, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। फिर एक जो ओल्डेस्ट है भिड़ाना जो है ना, इट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। ये पेपर में सवाल आया था, ठीक है, एसएससी सीजीएल के अंदर ये आई थिंक आया था। तो ये ध्यान रखना है कि जो भिड़ाना है ये साइट जो है ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हमें देखने को मिलती है। और जो मैंने बोला था सबसे बड़ी अब कौन सी है साइट, तो राखीगढ़ी है, ठीक है, ओके। और ये कैसे पता लगता है, कार्बन 14 की डेटिंग की होगी, तो कोई ना कोई वहाँ से जैसे कोई चीज़ मिल गई तो उसका कार्बन, उस कंटेंट उसमें देखा होगा कि कितने साल पुरानी है कार्बन है, तो कार्बन डेटिंग से हमें ये चीज़ें पता लग जाती हैं। और ये कहाँ पे है ये जगह, ये फतेहाबाद के अंदर है, हरियाणा के पास, ठीक है, तो ये चीज़ बता दी। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहली साइट जो खोजी गई वो हड़प्पा काल की थी, हड़प्पा था उस साइट का नाम। तो आप कहीं ये कंफ्यूज मत करना है ना कि जब वो सबसे पहले खोजी गई थी तो वो सबसे पुरानी भी है, ऐसा नहीं होता है। अब हो सकता है कि ये सबसे पुरानी साइट हमें बाद में मिली हो, खोजते खोजते जो चीज़ पहले मिल गई हम ये थोड़ी बोलेंगे कि वो सबसे पुरानी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट जो मिली है इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो पुरानी भी है, तो एक इसमें कंफ्यूजन मत करना। जो फर्स्ट साइट बोलेंगे तो है हड़प्पा। इसके अलावा लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोलेंगे, लार्जेस्ट साइट बोलेंगे तो है राखीगढ़ी। इसके अलावा ओल्डेस्ट बोलेंगे कि सबसे पुरानी जो हमें अब तक मिली है, कि ये देखिए 757 BC के अराउंड की हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है, तो ये कौन सी है, भिराना, ठीक है। और भिराना कहाँ पे, फतेहाबाद के अंदर है। अच्छा, अगर आपसे लार्जेस्ट मॉडर्न सिटी पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट मॉडर्न सिटी, तो लार्जेस्ट मॉडर्न सिटी किसको बोलेंगे आप, मोहनजोदारो को, ठीक है भाई। तो ये 4 पॉइंट में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये मैंने चारों के अंदर डिफरेंस आप लोगों को बता दिया है। हिंदी वालों के लिए भी मैंने पूरा का पूरा यहाँ में इंतजाम करके यहाँ लिख दिया है, तो जितने भी हिंदी वाले बालक हैं वो यहाँ से इसको देख लेंगे, ठीक है। अब आगे आर्यंस के बारे में तो आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये मैंने पूरे का पूरा कंटेंट आप लोगों को बता दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ और पेपर के अंदर कभी आ भी सकता है। जो मेन काम की चीज़ थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ इंक्लूड किया। अब अदरवाइज तो इसके ऊपर इतनी मोटी किताब भी बन सकती है, पर वो अपने को नहीं बनानी है, हमें टू द पॉइंट रहना है। कि मैक्सिमम मैंने देखा कि जितने भी एग्ज़ाम थे, जितने भी, चाहे वो नेट के एग्ज़ाम हो, है ना, चाहे वो आपके CDS के हों, चाहे CGL के हों, MTS के हों, जितने भी हैं, या फिर स्टेट लेवल के हों, मैंने उसमें देख लिया कि मेन कौन सी साइट्स पूछ रखी है, उनके बारे में क्या पूछ रखा है, वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल MCQ लगाने हैं जो हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, और आप मॉक टेस्ट लगाइए जो हम प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर रखी है। मॉक टेस्ट में हमने एग्जैक्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन की भी मॉक टेस्ट दे रखा है, तो इससे आपका पुख्ता हो जाएगा सारा कुछ। और जो MCQ भी दिए हैं मैंने, वो बहुत कैटेगराइज करके दिए हैं, इंडस वैली के एकदम सेपरेट दे रखे हैं आपको, वो पूरी फाइल ले लीजिएगा, उसके अंदर से आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, GS 1.0 के अंदर भी हमने डाल रखा है, 2.0 में भी डाल देंगे, ये सारे के सारे MCQs आप कहीं से भी जाके उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और उसको सोल्व कीजिए, डेफिनेटली आपका पूरा पुख्ता हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा कंटेंट दमदार है, अच्छा है, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई एक काम कर लेना आप लोग, ये जो जीवी कक्षा एप्लीकेशन है अपनी, इसको मेरे को बस 5 तारा की रेटिंग दे दो, 5 स्टार की रेटिंग, ठीक है भाई। यहाँ जाओगे, जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो यहाँ पे ये बहुत सारे स्टार से बने होते हैं, ये देखिए ये स्टार से बने होंगे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको वो 5 के 5 स्टार दे देने हैं, मेरे को बस इतना करना है। और इसके अलावा आप मैक्सिमम जितने भी लोगों को, 10-12 लोगों को, जितने भी लोगों को हमारे इस ऐप के बारे में बता सकते हैं, हमारे कंटेंट के बारे में बता सकते हैं, हमारी फ्री वीडियोस के बारे में बता सकते हैं, तो आपका भला होगा, हमारा भी भला होगा, और हम मिल के इस बार एग्ज़ाम को फोड़ेंगे, ठीक है भाई। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।